हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे बेल, है ना, और फ्रूट, जिसमें हमने आम पढ़ लिया था और अभी पढ़ेंगे बेल। सबसे पहला तो जो है बेल का जो है वानस्पतिक नाम आपसे पूछा जा सकता है कि बेल का बॉटनिकल नेम क्या होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों बॉटनिकल नेम? लिखें साथ ही साथ एडेल मार्मिलॉस। एडेल मार्मिलॉस जो है बेल पत्र, जिसे हम बेल पत्र भी कहते हैं, एडेल मार्मिलॉस जो है इसका वानस्पतिक नाम होता है। इसके साथ ही इसके कुल की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो कुल होता है इसका रोटेसी। क्या कुल होता है? रोटेसी इसका कुल होता है। क्या होता है? रोटेसी। उसके बाद इसके जो है उत्पत्ति स्थान की बात करें कि आखिर जो बेलपत्र है, बेलपत्र का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है, तो देखो उत्पत्ति स्थान जो है वो भारत माना जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि भगवान शिव को जो है बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? बेलपत्र का भारत। ठीक है। एडेल जो है एडेल मार्मिलॉस, है ना। उसके बाद रोटेसी, उत्पत्ति स्थान भारत होता है। और आपको पता है, और रोटेसी, देखो रोटेसी कुल जो है, रोटेसी कुल की बात करूं तो ये आपकी जो नींबू वर्गीय जो फल वृक्ष हैं उनका भी कुल जो है रोटेसी होता है। इसलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या की जो मैं बात करूं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या की 2n, और 2n बराबर क्या होते हैं? 18। ठीक है, ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही आपसे दो चार और बेसिक जानकारी। भाई जो आप ये बेल खाते हो, ये खाने वाला जो भाग है ये क्या है? आप क्या खाते हो? तो है ना, एक तो ये भी पूछा जाता है। तो एडिबल पार्ट क्या है इसका? एडिबल पार्ट यानी कि खाने योग्य भाग क्या है? एडिबल पार्ट क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। और रसीले प्लेसेंटा क्या होता है? रसीले प्लेसेंटा जो है इसका जो खाने योग्य भाग जो होता है वो क्या होता है? रसीले प्लेसेंटा जो है इसका खाने योग्य भाग होता है कि इसका बेलपत्र का। इसके साथ ही इसका जो पुष्त्रम होता है ना, वो क्या कहलाता है? सॉरी, इसका जो फल का प्रकार है वो क्या कहलाता है? फल का जो प्रकार है, जो ये फल है, वानस्पतिक भाग जिसे हम कहते हैं, जो वानस्पतिक जो भाग होता है, ये जो फल का प्रकार है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एम्फी सार्का। और एम्फी सार्का जो है, यह जो एम्फी सार्का जो है ये रूपांतरित सरस है। सरस का ही एक भाग है, रूपांतरित सरस का ही भाग है एम्फी सार्का। तो ध्यान रखें, एडेल मार्मिलॉस कुल रोटेसी है, उत्पत्ति स्थान भारत है, 2n बराबर 18 है। एडिबल पार्ट की बात करें तो रसीले प्लेसेंटा है। और इसका रूपांतरित जो सरस है, इसका जो खाने जो फल का प्रकार है ये क्या है? फल का प्रकार। और फल का प्रकार क्या है? एम्फी सार्का है। फल का प्रकार क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एम्फी सार्का है। तो नोट कीजिए, थोड़ा सा और जो है बेसिक जानकारी की जो और देखते हैं। इसके अन्य नाम भी आप लिख लें। अन्य नाम, आखिर इसको हम और क्या क्या नामों से जो है बोला जाता है? अन्य नाम क्या क्या है इसके? अन्य नाम में जैसे बेलपत्र को हम श्रीफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीफल भी कहते हैं। बेल को हम बेलपत्र भी कहते हैं, भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है, बेलपत्र भी कहते हैं। इसके साथ ही वंडाल क्वींस भी कहते हैं, वंडाल क्वींस। ध्यान रखें, तो श्रीफल, बेलपत्र और वंडाल क्वींस, श्रीफल, बेलपत्र और वंडाल क्वींस नामों से जो है इस बेलपत्र को जाना जाता है। तो लिखिए प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखो, इसका एक औषधीय गुण भी होता है। औषधीय गुण भी पूछा जाता है कि कभी कभी कि इसमें एक औषधीय गुण का जो है तत्व होता है, और वो क्या होता है? औषधीय तत्व। और औषधीय तत्व जैसे कि पता है कि एडेल मार्मिलॉस, तो एडेल मार्मिलॉस से बना है मार्मेलोशिन। क्या बना है? मार्मेलोशिन। ध्यान रखना, मार्मेलोशिन औषधीय जो तत्व होता है वो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? मार्मेलोशिन होता है। ध्यान रखें इसमें। इसके अलावा जो फल होता है,
इसका जो फल होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बेलपत्र होता है, इसमें आपके क्या क्या तत्व पाए जाते हैं? राइबोफ्लेविन, इसकी प्रचुर मात्रा होती है। राइबोफ्लेविन की जो है अच्छी खासी जो है प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन ए की भी जो है इसमें अच्छी खासी जो है प्रचुर मात्रा होती है। इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा। तो ध्यान रखें, राइबोफ्लेविन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, इन सभी की जो है प्रचुर मात्रा होती है। किसमें? आपके जो है इसमें फल वृक्ष में, बेल में, है ना। ध्यान रखना है आपको, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये औषधीय तत्व की बात हो गई। अब इसकी जलवायु की बात कर लेते हैं, थोड़ा जलवायु के बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं। जलवायु, देखो इसको कैसी जलवायु चाहिए? शुष्क जलवायु। ध्यान रखें, इसको कैसी जलवायु चाहिए भाई? शुष्क। ये भी पूछ ली जाती है कि कैसी जलवायु चाहिए, आर्द्र चाहिए या शीतोष्ण, कैसा चाहिए? शुष्क जलवायु, क्योंकि ये उष्ण जलवायु का पौधा है। ट्रॉपिकल जो आपका जो बेल है, बेल क्या है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो रीजन होते हैं, उष्ण और उपोष्ण जो रीजन होते हैं उसमें उगाया जाता है। इसके साथ ही ये इसमें देखो जलवायु की बात आ रहे हैं तो पाला सहन करने की क्षमता होती है। पाला सहन करने की भी इसमें जो है क्षमता होती है प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान रखें, पाला सहन करने की भी इसमें क्षमता होती है। इवन इसमें ये कम तापमान जो है, तापमान की यदि मैं बात करूं तो ये 7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी ये सर्वाइव कर सकता है ना। कम तापमान बोले तो 7 डिग्री सेल्सियस पर भी जीवित रहता है ना। और इसमें एक और खास बात सुनो, यदि ये गलती से मट्टी से दब जाए तो मरता नहीं है ये पौधा, बाद में मट्टी हटने के बाद ये खुद ही अंकुरित हो जाता है, खुद ही बाहर आ जाता है। समझ लो, ये इसमें एक खासियत होती है। पाला भी सहन कर सकता है, कम तापमान, अधिक तापमान भी सहन कर सकता है। इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, मृदा की पीएच जो है वो 5 से 10, मृदा पीएच कितनी? 5 से 10 पर। पीएच कितनी? मृदा पीएच 5 से 10 पर अच्छी उपज, अच्छे से वृद्धि करता है। सीधी सी बात है, मृदा की पीएच 5 से 10 मतलब अम्लीय हो, मतलब क्षारीय हो तो भी ये वृद्धि कर सकता है। अत्यधिक अम्लीय हो, अत्यधिक क्षारीय हो, तब भी ये बेलपत्र जो है वृद्धि कर सकता है प्यारे विद्यार्थियों। ये आपको याद रखना है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से मृदा की पीएच, ठीक है। अब सुनो, अब इसमें और क्या खास बात होती है बेलपत्र में? सबसे एक वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सा फल वृक्ष है जो लवणता भी सहन कर सकता है। तो इसमें अत्यधिक लवण सहिष्णु फल है, अत्यधिक लवण सहिष्णु है। अब बात करें कि अत्यधिक लवण सहिष्णु है तो भाई लवण सहिष्णु है, इसका मतलब जो लवणता जो रहती है, लवणता को किसमें ज्ञात किया जाता है? ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता ईसी 9 और ईसी की यूनिट क्या होती है? इकाई क्या होती है ईसी की? ईसी, और ईसी क्या है? वैद्युत चालकता। और वैद्युत चालकता ये किसका मापन करता है? वैद्युत चालकता में लवणता को दर्शाते हैं, है ना। लवणता को आपने पढ़ी हो, मृदाएं, लवणीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं, वहां ईसी की बात होती है। ईसी मतलब वैद्युत चालकता, और ये ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसकी यूनिट इकाई क्या होती है? डेसी साइमन प्रति मीटर। और 9 डेसी साइमन प्रति मीटर पर भी, मतलब जो है डेसी साइमन जो है पर मीटर अम्लता को सहन कर सकता है। ऐसे आप लिखो, डेसी साइमन प्रति मीटर लवणता को सहन करने की क्षमता होती है। समझ में आया?
कि मतलब इसमें इतनी क्षमता होती है कि लवण भी इतना अत्यधिक, आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा फल वृक्ष है जो अत्यधिक लवण सहनशील है, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, अत्यधिक लवण सहनशील जो है बेल पत्र होता है सभी फल वृक्षों में। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात हो रही, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बेसिक जानकारी हो रही। अब आप हेडिंग डालिए जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, बढ़िया दिख रहा है। चलिए अब इसमें आप हेडिंग डालिए है किस्म, जो है किस्म। अब किस्म में सबसे पहले देखो नरेंद्र बेल 5, इसके अलावा इसको हम कह देते हैं नरेंद्र बेल जो है 9, मतलब NV से भी डिनोट करते हैं नरेंद्र बेल। ये देखो नरेंद्र बेल 5, नरेंद्र बेल 9, ये दोनों की दोनों जो किस्में हैं ये फैजाबाद यूपी से निकाली गई है ना। ये जो है प्यारे विद्यार्थियों ये फैजाबाद है ना। नरेंद्र देव कृषि एवं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद यूपी है ना। ये दोनों जो है नरेंद्र वेल 5 और नरेंद्र वेल 9, मतलब नरेंद्र NV के नाम से जो भी है वो कहाँ से निकाली गई है, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से जो है इनको निकाला गया है। ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, है ना। इसके साथ ही और जो है इसकी जो है किस्में और क्या होती हैं और देख लेते हैं। एक तो होती है CI, जो है अच्छे से नहीं दिख रहा है, चलो ऐसे लिख देता हूँ, CISHB फर्स्ट और सेकंड। इसका मतलब समझ रहे हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ से निकाली गई है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये भी पूछा जा सकता है भाई कि सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर से कौन सी किस्म निकाली गई है, तो और ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। और लखनऊ आपको पता ही है कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, यूपी में। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट मतलब केंद्रीय जो है उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है ना, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। और यहाँ से निकाली गई CISHB जो है फर्स्ट और सेकंड है। इसके साथ ही है ना, और देखते हैं, देखो पंत अपर्णा है, पंत अपर्णा, पंत सुजाता है ना, पंत उर्वशी है। ध्यान रखें, पंत अपर्णा है, पंत जो है आपकी जो है सुजाता है, पंत जो है उर्वशी है, और एक और होती है प्यारे विद्यार्थियों पंत हिमानी, जो है इसमें होती है प्यारे विद्यार्थियों पंत शिवानी, है ना। थोड़ा सा याद नहीं है मेरे को, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अब पंत अपर्णा, पंत सुजाता और पंत उर्वशी, पंत शिवानी। अब देखो ये कहाँ से निकाली गई है, पंत भवन से, है ना, पंत भवन नई दिल्ली। ऐसा आप कह सकते हो कि ICR से निकाली गई है ना, ICR से या IRI से जो है इनको निकाला गया है, ये ध्यान रखना है इसमें। चलिए आगे बढ़े प्यारे विद्यार्थियों, चलिए और देखते हैं। और देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है पंत वाली हो रही, हाँ गोमा यसी, देखो गोमा यसी, ये देखो है ना। इसके अलावा थार दिव्या, है ना। इसके अलावा थार नीलकंठ, ये देखो थार नीलकंठ, ये सभी जो है ये आपके जो है बीकानेर से निकाली गई है, CIAH है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। हिंदी में कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसको केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी
संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी यानी कि एरिड सेंट्रल एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर से ये जो है किसमें निकाली गई है? कौन कौन सी? गोमायसी जो है, थार दिव्या और थार जो है आपके जो है नीलकंठ, है ना, थार नीलकंठ ये जो है। इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थियों और जो है देख लेते हैं, एक काटजी होती है, देखो काटजी नींबू की भी होती है ना, और काटजी और नागपुरी भी होती है इसकी एक, है ना, और नागपुरी आपके संतरा की बहुत फेमस वैरायटी है, संतरा की, है ना। काटजी और नींबू ये दोनों ये भी जो है किसकी हैं? बेल की होती हैं। काटजी की बात करें तो काटजी में जो छिलका होता है, छिलका कागज जैसा होता है, कागज जैसा पतला। देखो वैसे तो बेलपत्र में जो है जो ऊपर का जो छिलका रहता है वो मोटा होता है, लेकिन काटजी की बात करें तो काटजी में जो छिलका रहता है वो कैसा होता है? कागज जैसा होता है। तो ये किस्में हैं, ठीक है, किस्मों की बात हो गई। चलिए लिख लिया। अब बात करते हैं प्रवर्धन की, ठीक है भाई, इसमें प्रवर्धन किससे होता है? तो देखो हेडिंग डालें आप, प्रवर्धन। देखो प्रवर्धन जो है मुख्यतः बीज द्वारा, देखो पूरे फल वृक्षों में बीज द्वारा प्रवर्धन एक तो आपके बेलपत्र में होगा, एक आपके जो है नींबू वर्गीय फलों में होगा, एक आपके पपीता, ये मुख्य 3 जो फल हैं इनमें जो है मुख्यतः जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होगा? बीज द्वारा होगा। इसके साथ ही प्रवर्धन इसमें जो है पैच कल्टायन भी उपयोग करते हैं, पैच बडिंग बोलो या हिंदी में पैच कल्टायन, है ना, पैच कल्टायन का भी उपयोग करते हैं, है ना। प्रवर्धन की जो विधि है, जो कल्टायन की जो विधि है, इसको भी हम यूज करते हैं, पैच बडिंग का भी उपयोग किया जाता है। प्रवर्धन की कौन सी विधि है? जो है पैच बडिंग, इसका भी उपयोग किया जाता है, लेकिन मुख्यतः किसका किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? आपके जो है बीज का किया जाता है। किसका किया जाता है? बीज से प्रवर्धन किया जाता है, ध्यान रखें इसका जो है ना। फिर उसके बाद जो है जब आप इस बीज को बो रहे हो तो एक निश्चित रोपण दूरी ली जाती है, रोपण दूरी ट्रांसप्लांटिंग डिस्टेंस, तो ज़्यादा नहीं तो 6 मीटर इंटू 6 मीटर पर, है ना। वर्गाकार विधि की बात करें तो 6 मीटर इंटू 6 मीटर पर जो है आप इसको बो सकते हैं, है ना। तो आपसे पूछी जाए कि ट्रांसप्लांटिंग डिस्टेंस क्या है, बेल को कितनी दूरी पर हो, ये कौन सी विधि है? रोपण की कौन सी विधि है भाई? ये ध्यान रखना, वर्गाकार विधि। जितनी भी हम पढ़ते हैं वर्गाकार विधि, ये मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। तो ध्यान रखें रोपण की जो है आप लिखिए, रोपण की, है ना। चलिए इसके अलावा इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि हमारी मृदाओं में अब थोड़ा खाद उर्वरक की बात करें तो खाद उर्वरक में आप देना चाहो तो जैसे 500 ग्राम नाइट्रोजन दे दो पर पौधा और आपके 250 ग्राम फास्फोरस, ये भी लिख लो, वैसे तो पूछा नहीं जाता है। खाद एवं उर्वरक, अब जो खाद और उर्वरक आप दोगे तो प्रति पौधे की बात हो रही है, प्रति पौधा आप नाइट्रोजन दे दो भाई 500 ग्राम, 500 ग्राम आपने क्या दे दी? नाइट्रोजन दे दी। इसके बाद प्रति पौधा जो है फास्फोरस दे दो भाई, कितना दे दो? ज़्यादा 250 ग्राम दे दो, है ना। इसके अलावा पोटेशियम दे दो, पोटेशियम कितना दे दो? 500 ग्राम दे दो। तो इतना जो है आप इसमें प्रति पौधा जो है खाद उर्वरक दे सकते हैं। एक और चीज़, हमारे जो भारत है, भारत की मृदाओं में किस की कमी है? सर्वाधिक जो कमी पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? जिंक की पाई जाती है। तो थोड़ा सा इसका भी याद रखना, जो है जिंक भी दें, क्योंकि जिंक की कमी से जो है इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं, है ना। जिंक की कमी से जो है पत्तियां पीली पड़ने लग जाए, मतलब जिंक की कमी पौधा महसूस कर रहा है, ठीक है, डॉट इट। चलिए बहुत बढ़िया, जब तक आप लिख लिए पानी का ब्रेक लेते हैं। चलिए अब जो पौधा है, जब आपने बो दिया, पौधा बड़ा भी होगा, तो इसमें एक और चीज़ ध्यान रखी जाती है कि थोड़ा सा इसमें कटाई छटाई भी की जाती है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें ट्रेनिन और प्रूनिन, ट्रेनिन एंड प्रूनिन, ये भी आप करते रहें, ध्यान रखें। ट्रेनिन प्रूनिन, देखो ट्रेनिन का क्या मतलब है कि शेप साइज देना,
है ना। तो एक परफेक्ट वे में सेफ साइज देना। और प्रूनिंग का मतलब होता है कि अवांछित भाग को हटाना। प्रूनिंग का मतलब होता है अवांछित भाग को हटाना। अब क्या किया जाता है ट्रेनिंग प्रूनिंग में, ये ध्यान रखा जाता है, ये आपका पौधा है तो यहाँ जो भी शाखा निकले, ये जो शाखा है इसका थोड़ा ध्यान रखा जाता है कि भाई ये जो शाखा आपकी जो निकल रही है तो ये भूमि सतह से 2 से 3 फीट के बाद ही निकले। ये डिस्टेंस कितनी है, 2 से 3 फीट, मतलब 2 से 3 फीट से पहले आप शाखा निकलने मत दो, मतलब काट दो उसको, सीधी सी बात है। इसलिए क्योंकि अच्छा जो है फलन हो सके, ध्यान रखें, अच्छा फलन हो सके इसलिए आप उसको काट सकते हैं। तो ये काट छांट की जाती है, जो भी कुछ भी अवांछित पार्ट होता है, खराब पत्तियां होती हैं, वो ट्रेनिंग और प्रूनिंग में जो है अच्छे से कार्य किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो आपकी ट्रेनिंग प्रूनिंग हो गई। अब इसके अलावा जो है थोड़ा सा इसमें पौध संरक्षण देख लेते हैं। चलिए पौध संरक्षण, पौध संरक्षण। अब देखो पौध संरक्षण में थोड़ा सा एक चीज है, इसमें ये कीट है और कीट होता है लीफ माइनर, जो लीफ को खाता है। क्या होता है, लीफ माइनर। और लीफ माइनर का यदि आपको नियंत्रण करना है, इसमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, फिर भी नियंत्रण करना है तो क्यूनोलफॉस का छिड़काव करें। क्यूनोलफॉस का आपको जो है छिड़काव करना है। ध्यान रखें, यदि आपके ये जो है लीफ माइनर का थोड़ा बहुत अटैक है तो क्यूनोलफॉस का आप जो है छिड़काव करें प्यारे विद्यार्थियों। और एक और समस्या आती है कभी जभी इसमें जो है अंदर से जो पौधा है वो जो फल है, सॉरी जो फल है, फल जो है अंदर से सड़ने लगता है, अंदर से सड़ना, है ना। वो कोई जो कवक के द्वारा थोड़ा अटैक होता है और अंदर से यदि सड़ने लग गया, ये बड़ी समस्या आती है। जैसे आपने फल को काटा, कहीं से कट गया फल या कहीं से भी चीरा लग गया, तो उसमें एक समस्या आ जाती है कि फल में अंदर बैक्टीरिया कवक का आक्रमण हो जाता है तो फल सड़ने लग जाता है। अब यदि ऐसी स्थिति आ जाए और अंदर से फल जो है सड़ने लगे तो इसका नियंत्रण में आप डायथेन ये एक कवकनाशी होता है का उपयोग करें, है ना। ये ध्यान रखना, डायथेन जो एक कवकनाशी होता है इसका आप उपयोग करें, ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लीफ माइनर हो गया, ये हो गया। इसके अलावा कभी जब इसे जो बेल होती है, बेल में एक समस्या आ जाती है। समस्या क्या आ जाती है, फल का फटना। तीसरा और एक समस्या आ जाती है फल फटना। अब देखो जो फल फटना है इसका कारण कुछ भी हो सकता है। किसी तत्व की कमी, भाई कोई सा भी पोषक तत्व है, किसी तत्व की कमी, जैसे बहुत सारे फल वृक्षों में फल का फटना बोरोन की कमी से होता है, किसी तत्व की कमी है। इसके अलावा जो है पानी, सिंचाई, है ना, पानी की कमी या ज़्यादा अधिकता, है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड कठोर है, इसके कारण जो है फल फटना हो जाता है। अब देखो फल फटने के रोकने के लिए आप जो है ना, फल फटना यदि आपको रोकना है तो इसका नियंत्रण करना है तो पोटेशियम सल्फेट आप किसका यूज करोगे प्यारे विद्यार्थियों, पोटेशियम सल्फेट का यूज करोगे और 4% मात्रा आप यूज करोगे। कितना भाई, घोल कितना लोगे आप, देखो इसका फल फटना। अब सोचो आपको नियंत्रण करना है तो इसके फल के फटने को रोकने के लिए आप क्या करो, पोटेशियम सल्फेट 4% घोल का इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है और इसका आप उपयोग करें, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कब किया जाता है, अगस्त, नवंबर और फरवरी, 3 टाइम किया जाता है, वर्ष में 3 बार, है ना। और 3 बार कब किया जाता है, एक तो अगस्त में किया जाता है, एक नवंबर में किया जाता है, एक फरवरी में किया जाता है, 3 माह में किया जाता है ना। अगस्त, नवंबर और फरवरी जो है ये आपको याद रखना है। अगस्त, नवंबर और फरवरी माह में यदि फल फटने की समस्या है तो अमोनियम सल्फेट का आप यूज करें। फल के अंदर कुछ सड़ान है तो डाइथेन का आप उपयोग कर सकते हैं, ध्यान रखें आपको जो है। चलिए और आगे बढ़ें तो अब इसकी जो है तुड़ाई कर लेते हैं भाई, तुड़ाई जो है वो भी कर लेते हैं तुड़ाई। अब देखो तुड़ाई की बात करें, यदि आपने बीज से
तैयार फल 7 से 8 वर्ष में फल देना प्रारंभ कर देता है। ध्यान रखें इसका कि 7 से 8 वर्ष में जो है फल देना, जैसे आपने जो है बीज लिया और 7 से 8 वर्ष में जो है फल देना प्रारंभ कर देता है। और इसमें जैसे फल बनना जब स्टार्ट होता है ना, कम से कम 10 से 11 महीने में पूरा फल तैयार होता है। देखो इसकी बड़ी खास बात देखो कि आप जब भी फल ठहराव ये 10 से 11 महीने ना, ये फल के ठहराव से और पकने तक का समय 10 से 11 महीने लग जाता भाई, कि जब वो फल का ठहराव हुआ है ना, फल का ठहराव हुआ और फल पकने में जो है 10 से 11 महीने लग जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा एक अनुमान है कि यदि फल वृक्ष जो है, जो फल वृक्ष है 7 से 8 महीने में देना लग जाता है, और 10 से 15 वर्ष का जो फल वृक्ष है, 10 और 15 वर्ष के रेशो में प्रति पौधा 200 से 400 फल देते हैं, एक एवरेज अनुमान है। इसके अलावा इसका यदि आपको भंडारण करना है, यदि आप इसको भंडारण कर रहे हो तो भंडारण करते समय एक चीज़ याद रखें, तापमान, और तापमान जो है 9 डिग्री सेल्सियस पर, और इस तापमान पर आप 3 महीने तक, कितने महीने, 3 महीने तक संरक्षित कर सकते हो। कितने महीने तक संरक्षित कर सकते हो आप बेल को, 3 महीने तक। तो ये पूरी जो है बेल के बारे में जानकारी थी। तो एक बार जो है प्यारे विद्यार्थियों, बेल पत्र को मैं पूरा शुरुआत से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा एडेल जो है मॉर्मिलॉस जो है क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, एडेल मॉर्मिलॉस कुल क्या है, रोटेशी है, एमपी सार का फल का प्रकार है, उत्पत्ति भारत है, 2n बराबर 18 है। जो इसमें खाने योग्य जो भाग होता है रसीले प्लेसेंटा होते हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये वाला जो है रसीला प्लेसेंटा वाला पार्ट है। अन्य नाम श्रीफल बेलपत्र बंडाल क्वींस का है। औषधीय तत्व जो है मार्मेलोशिन होता है, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होती है। इसमें पाला सहन करने की, इवन गर्मी भी सहन करने की इसमें क्षमता होती है। 7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी ये सर्वाइव कर सकता है। मृदा की पीएच की बात करें तो 5 से 10, मतलब अत्यधिक अम्लीय हो, अत्यधिक क्षारीय हो तो भी ये सर्वाइव कर सकता है। और फल वृक्षों में सर्वाधिक जो लवण सहिष्णु जो फल है यही होता है, क्योंकि ये 9 तक सहन कर सकता है। किस्मों की बात करें तो नरेंद्र बेल 5 है, CISHB 1 और 2 है, पंत अपर्णा, पंत सुजाता, पंत उर्वशी और पंत जो है शिवानी है, जो कहाँ से, पंत भवन से। काजी है, गोमायसी, थार दिव्या, थार नीलकंठ है ना, जो है ध्यान रखें, है ना। और थार सेब का बेर की होती है ना, थार सेब का बेर की होती है, ध्यान रखना। तो और है ना, ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। और देखें तो प्रवर्धन की बात करें तो मुख्य रूप से प्रवर्धन किससे होता है, बीज के द्वारा होता है। और रोपण दूरी तो 6 मीटर इंटू 6 मीटर रखते हैं, ये ध्यान रखना। और ट्रेनिंग पूरी जो है 2 से 3 फीट जो है साल में 2 बार कर दो। पौध संरक्षण की बात करें तो जिसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है फल पटना, तोड़ाई आप कर सकते हो, 7 से 8 वर्ष में जो है फल देना प्रारंभ हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका बेल कंप्लीट है। थैंक यू सो मच। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए।